गुड इवनिंग क्लास। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेच्युटी। सूरज वर्मा, तुम्हें वो मिल गया, क्या बोलते हैं, अरे टैबलेट? सर मुझे नहीं मिला। अरे यार, हमें भी तो नहीं मिला। 10 इसका सेक्शन है। अब देखो ग्रेच्युटी में पहली चीज तो ले लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरा ले लो अदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लिख लो एग्जेम्प्ट, इनका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। फिर अदर में दो चीजें देखेंगे, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट में आता है या ग्रेच्युटी एक्ट में वो नहीं आता है, ठीक है। वो ग्रेच्युटी एक्ट क्या, 1972। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempt। जैद को ट्यूशन पढ़ाओगी? फॉलो नहीं? पढ़ा लोगी पक्का? बताओ पक्का? अच्छा चलो सोच लो, मतलब कितना छोटा सा प्यारा सा। अरे सबसे पहले एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, दूसरा 15/26 या 15 डेज सैलरी लिख देना, 15/26 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड, जितने साल आप नौकरी किए हैं वो, फिर मल्टीप्लाइड बाई लास्ट सैलरी। याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट सैलरी वाला। और ये 15/26 तब होगा जब वो किस में आएगा, ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आएगा। सी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 20 लाख रुपए। अच्छा, अगर नॉट कवर्ड बाय सर ग्रेच्युटी एक्ट है तब क्या होगा, पहला वाला पॉइंट कॉमन है, दूसरा वाला पॉइंट कॉमन है, तीसरा वाला पॉइंट कॉमन है। बी वाले पॉइंट पे आ जाइए, 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। देख लीजिए डिफरेंस समझ में आ जा रहा है। यहाँ 15/26 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ एवरेज सैलरी है, यहाँ लास्ट सैलरी, बाकी सब कुछ सेम है। एवरेज सैलरी, और जो एवरेज सैलरी निकालेंगे ऑफ लास्ट
10 month, लास्ट 10 month। यहां आप लिख लीजिए सैलरी बराबर बेसिक प्लस डीए, चाहे जो सा डीए हो, चाहे आरबी वाला हो या सिंपल वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सैलरी बराबर बेसिक प्लस डीए फॉर आरबी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, या कह सकते हैं एचआरए वाली सैलरी। एचआरए में यही सैलरी लेंगे ना, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। सॉरी, चलिए ये लिख लिया। फिर हेडिंग डालिए नेक्स्ट, पेंशन। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा पेंशन में। पेंशन की दो कैटेगरी है, एक लिखिए कम्यूटेड और दूसरा अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन में एक लिखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा कौन है अदर। अदर मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए चुपचाप एग्जेम्प्ट, और अदर में 2 पॉइंट बनाइए, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। ग्रेच्युटी रिसीव्ड करता है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करता, तो कम्यूटेड वैल्यू जितना आपने कम्यूट किया है, कम्यूटेड वैल्यू उसका 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जेम्प्ट। और अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 of the pension is exempt। ठीक है। और अनकम्यूटेड जो पेंशन होता है, जो हर महीने आता रहता है 10,000 रुपए, जैसे मान के चलो मैं रिटायर हुआ, मेरी सैलरी 50,000 रुपए थी, मेरी पेंशन 25,000 रुपए, हर महीने 25,000 रुपए आ रहा है, तो ये अनकम्यूटेड पेंशन है। तो ये टैक्सेबल फॉर ऑल। ऑल। और जो कमिटेड का मतलब होता है, जैसे मेरी 25,000 रुपए सैलरी है, लेकिन मुझे अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो फ्यूचर में मैं अपनी पेंशन को कम करवा के उस पेंशन के अमाउंट को अभी ले लेता हूं, तो इसको बोलते हैं कमिटेड। इसीलिए देखो, जैसे ही कोई सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है, वो सबसे पहले अपना खूब बड़ा सा मकान बनवाता है। सबसे पहला काम, मतलब जो ईमानदार सरकारी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है, एक हमारे जानने वाले थे, इंडियन ऑयल में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे थे, तो रिटायरमेंट से करीब 6-7 साल बाकी था उनका। तो यहीं पे बाहर के थे, झारखंड के, और एसएमयू में एमबीए कर रहे थे, तो हम उनको पढ़ाते थे वहां पे।
तो एक दिन उनके घर गए थे, तो ऐसी बात हुई थी। तो ये सूर्या लेक अपार्टमेंट में रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप जब रिटायर होंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा सब कुछ मिला के? तो उन्होंने कहा अप्रोक्स 2 से 2.5 करोड़ रुपए। मेरे तो कान से धुआं निकल गया। अप्रोक्स 2 से 2.5 करोड़ रुपए, मतलब इस आदमी को कौन बनेगा करोड़पति में बैठने की जरूरत नहीं है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए, पता नहीं मतलब। भाई देखो, रिटायरमेंट पे जैसे एक प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसकी सैलरी पहली जो पहली सैलरी उसकी अकाउंट में आती है वो लगभग 70,000 रुपए आती है एज अ गवर्नमेंट जब वो ज्वाइन करता है। 70-75 हजार रुपए। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर वो लगता रहता है ना इंक्रीमेंट हर साल। जैसे सैलरी होता नहीं, आपने तो पढ़ा होगा सैलरी में, सैलरी स्केल 10,000, फिर 2,000, फिर 25,000। ये पहली मतलब अब 25 जहां पे मतलब 10,000 उसकी बेसिक है, और उस बेसिक में हर साल कितना बढ़ेगा? 2,000। फिर एक समय बाद वो कितना पहुंच जाएगा? 25। 25 के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसकी स्केल बदल जाएगी। 25,000, 3,000, 50। तो ऐसे स्केल बदल जाती है, प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन नहीं भी होता है, मानो प्रमोशन नहीं भी होता है, उसकी पोस्ट मार्केटिंग ऑफिसर के ऊपर पोस्ट नहीं है, प्रमोशन बाई चांस नहीं भी होता है, लेकिन वो सैलरी की स्केल चलती रहती है। तो मैंने कहा यार गजब है, 2-2.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे भाई? भाई उसको पैसे मिलेंगे ग्रेचुटी के, प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो जिस दिन ज्वाइन किया होगा उस दिन से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका कंट्रीब्यूशन दोनों का हो रहा होगा। अभी आगे पढ़ाऊंगा प्रोविडेंट फंड का पैसा। फिर उसके बाद जो है आपका बाकी अदर चीजों से जो पैसे हैं, कंपनी के और भी फंड वगैरह होंगे, वो सब है, बोनस वगैरह बहुत चीजें हैं। और वो पेंशन जो मिलनी है उसको वो कम्यूट करा देगा, तो हो जाएंगे उतने पैसे। अब वो क्या करेगा इतने पैसे लेके? फ्लैट खरीदेगा, मकान खरीदेगा, पुराना मकान होगा उसको बड़ा करेगा, क्योंकि अब तो रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट प्लान करेगा, बेटी बेटियों की शादी करेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, अर्नड लीव सैलरी। हाँ, ये वाला पैसा भी मिलता है, अर्नड लीव सैलरी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप साल में 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कंपनी आपको 2 महीने की छुट्टी देती है, और आप इतने काबिल इंप्लॉई हैं कि घर की परेशानियों में पड़ना नहीं चाहते, सीधा बैग उठाए ऑफिस पहुंच जाए, चला कम से कम 10 घंटा तो सुकून से रहेंगे हैं। छुट्टी रहती तब भी आप पहुंच गए, क्रिसमस था तब भी पहुंच गए, संडे को भी पहुंच गए। ठीक है, तो आप छुट्टियों को क्या कर रहे हैं? कैश कर रहे हैं। अर्नड लीव यानी अपनी लीव को आप क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो जब रिटायर होते हैं, कुछ लोग बीच में ही ले लेते हैं, कुछ लोग जब रिटायर होते हैं तब लेते हैं, जब रिटायर होते हैं ह्यूज अमाउंट मिल जाता है। आइए, इसमें 2 चीजें हैं। इनकैशमेंट, मतलब अपनी छुट्टी का कैशमेंट करा लीजिए ड्यूरिंग सर्विस। ड्यूरिंग सर्विस फुली टैक्सेबल। इनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय fully exempt, other list of the following exempt. Maximum limit prescribed by central government 3 लाख। 10 month salary,
सैलरी प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के ठीक पीछे की 10 महीने की सैलरी, डी पॉइंट एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पीरियड लीव नॉट अवेल्ड, मतलब जिस पीरियड में आपने छुट्टी नहीं ली है, पीरियड लीव नॉट अवेल्ड। लिखिए सैलरी बराबर बेसिक, वही एचआरए वाला, बेसिक प्लस DARB प्लस फिक्स % ऑफ कमीशन, कमीशन ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट छटनी, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। ये बॉक्स एक लड़का जो है डाला है, कहो चाहे जो असली गद्दारी तो कॉलेज वाले ही करे हैं, ठीक है, मतलब सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट वालों को नहीं मिला है क्योंकि उनका नाम नहीं आया था, सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज वालों का नाम आया था। तो ऐसे लखनऊ के बहुत से कॉलेज छूट गए हैं। तो वही हमने उस लड़के को रिप्लाई किया, हमने कहा माइंड योर लैंग्वेज, कॉलेज वाले क्या करें, कॉलेज वाले यूपी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं बनाते बैठ के। चलिए ये वही वाला हाल है कि कुछ भी अगर हो जाए तो हम लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं सरकार के ऊपर। चलिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का मतलब होता है कि आपको मतलब रिट्रेंच कर दिया जाए, कंपनी से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको कंपेंसेशन जो प्रोवाइड होता है उसका क्या कैसे टैक्सेबल होगा। तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज
एग्जेम्प्ट। तो पॉइंट नंबर पहला, अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 25 FB इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। B, amount notified by central government 5 लाख रुपए। C, actual amount of compensation। ठीक है, अब आ जाइए कि वो 25 FB कैसे निकालेंगे। सैलरी रिसीव मंथली, वीकली या डेली, सैलरी या वेजेस दोनों की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट 3 मंथ, लास्ट 4 वीक, लास्ट 12 डेज। सर कितने दिन की सैलरी लेनी है? 15 डेज एवरेज पे। कहीं लिख लीजिए, सैलरी बराबर बेसिक प्लस अलाउंस प्लस परक्यूजिट। नहीं इंक्लूड करेंगे किनको? बोनस को एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सबको इंक्लूड करेंगे। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जब कोई अपने आप ही रिटायरमेंट ले ले सर्विस के ईयर पूरा होने से पहले। बहुत से आईएएस ऑफिसर लोग ले लेते हैं, बैंक वाले लिए थे बहुत पहले जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो उसके लिए क्या नियम है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला, थ्री मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर number of year service completed, B amount received, जितना आपने एक्चुअल रिसीव किया, C मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। सैलरी बराबर बेसिक प्लस डीए फॉर आरबी प्लस फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन, अब आइए नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, तीन तरह के प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए होते हैं। एक स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इस एसपीएफ, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो प्रोविडेंट फंड जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज ना हो, उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी एग्जेम्प्ट है इफ सर्विस पीरियड continuous
5 ईयर, और लेस इन केस ऑफ बीमार होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, और अदर रीजन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? सैलरी हेड में, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। चलिए हाँ, और एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक्सेस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इंटरेस्ट एक्सेस 9.5% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।